वेलकम स्टूडेंट्स। फिर एक नया वीडियो और फिर से नई क्लास और नया टॉपिक। और पिछला टॉपिक हमने छोड़ा था आयनिक एटॉमिक साइज पर। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर चल रहा है अपना। डी एंड एफ ब्लॉक में आज हम ऑलरेडी स्टार्ट हैं। ऑलरेडी हमने पूरा ये कर रखा है, क्योंकि फिर से बार बार वही चीज़ लिखने से बढ़िया है एक बार लिख दो और उसके बाद कंटिन्यूस चलते रहो। एक्चुअली क्या है कि जो हमको प्रॉपर्टीज़ क्लियर करनी है, हमको जो प्रॉपर्टीज़ समझनी है, वो इसी पर डिपेंडेंट है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है। क्योंकि पहले वीडियो से आपको बताते हुए आ रहे हैं, पहले वीडियो एक्चुअली इस चैप्टर का पहला वीडियो, उस चैप्टर के पहले वीडियो से बताते हुए आ रहे हैं कि आपको कोई भी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी समझनी है, पूरा चैप्टर समझना है, तो कुछ नहीं समझना। आपको केवल क्या समझना है, आपको केवल समझना है यहाँ पर इनके कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए, कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, दो प्रॉपर्टीज क्लियर करी थी, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी आपकी, 100% गारंटी समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अपने नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है पता है क्या हमको? ठीक है, हाँ पता है। हाँ मुझे तो पता है, आपने ही पढ़ रखी होगी। एक्चुअली आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि जो आयोनाइजेशन का मतलब सीधे सीधे फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन मतलब या तो कैटायन होगा या एनायन होगा। यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है मेनली हमारी होती है कैटायन से रिलेटेड। कैटायन से रिलेटेड का मतलब है कि यहाँ पर जो कोई भी मेटल, अब ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूज हो रही है। तो ये सारे मेटल्स क्या बनाते हैं? ये सारे मेटल्स कैटायन बनाते हैं, ठीक है। कैटायन का मतलब है कि ये सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो कैटायन बनाएंगे। एक्चुअली the amount of energy required to release an atom sorry the amount of energy required to release an electron from the gaseous state of an atom। किसी भी एटम के गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, एक इलेक्ट्रॉन को वहां से फ्री करने में जो भी एनर्जी लगती है, जितनी भी एनर्जी अमाउंट हमको रिक्वायर्ड होता है, वो एनर्जी अमाउंट जो है वो क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है। मतलब क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जो एनर्जी हमको चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। मतलब क्या है? कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में, हिंदी भाषी मातृभाषा में बात करें तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराओ। पहले हमको इन सब में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना है तो हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होता है। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कहाँ से होगा? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एक्चुअली वो कहाँ से होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। अब फिर वही बात कि यहाँ पर ट्रेंड क्या है? यहाँ पर ट्रेंड सीधा सा है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है। कैसे फिक्स है? एस में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है आप यहाँ पर देख लो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4s, और 4s में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, वो फिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहाँ हो रही है? आउटर से इनर वाले ऑर्बिट में। आउटर से इनर वाले ऑर्बिट में 3d में हो रही है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है कि पहले यहाँ से लेफ्ट से राइट जाने पर 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, मिड में मैक्सिमम हो रहे हैं, फिर वो पेयर्ड हो रहे हैं। ये ट्रेंड 3 बातें हमको याद रखनी है, इसी से हमारे सारे प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना है तो कहाँ से कराएंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएंगे तो हम कराएंगे आउटर मोस्ट से। इलेक्ट्रॉन भले ही एंट्री जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री भले इनर में हो रही है, लेकिन जब रिलीज करने की बात आएगी तो रिलीज हमेशा आउटर मोस्ट से ही करेगा। यहाँ पर एंट्री भले ही 3d में कर रहा है, लेकिन जब लूज करेगा तो कहाँ से करेगा? 4s से करेगा। सीधी सी बात ये है हिंदी शब्दों में। एक बात, 100 बात की एक बात की भले ही एंट्री डी में है इनर ऑर्बिट में, लेकिन जब रिलीज होगा, निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो आउटर से ही निकलेगा, आउटर ऑर्बिट से ही निकलेगा। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जब इस तरीके से इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, हम इसको स्टेप बाय समझेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा Sc पॉजिटिव, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d1 4s 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ पर बनेगा Ti पॉजिटिव और कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s 1। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ से
कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम बनेगा पॉजिटिव और कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d3 4s1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा Cr पॉजिटिव 3d5 4s0। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ से बनेगा Mn पॉजिटिव 3d5 4s1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो Fe पॉजिटिव 3d6 4s1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा CO पॉजिटिव 37 4s1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा Ni पॉजिटिव 38 4s1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा Cu पॉजिटिव 3d10 4s0। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन Zn पॉजिटिव 3d10 4s1। देख लीजिए अब आप, ये सबने यहाँ से क्या कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक सबने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया या नहीं कर दिया। अब देखिए, अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो एस में सब में आउटर मोस्ट में कितने बच रहे हैं। जिन पर 2 इलेक्ट्रॉन थे उन पर 1 बच रहा है और जिन पर ऑलरेडी 1 था उनके पास क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सब लोग इजीली रिलीज करेंगे क्योंकि सबके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही है। नहीं आई बात समझ? बात सीधी सी क्या है कि सबके आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देख लो 4s में 2 है या 1 है। निकालने कितने हैं, एक निकालने, सब निकाल सकते हैं इजीली। तो एक्चुअली यहाँ पर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये जो प्रोसीजर है ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेप में निकलते हैं। स्टेप में निकलेंगे तो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लें, पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो नॉर्म इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू है उसमें कुछ भी हमको एक्सप्रेशन नहीं करना पड़ रहा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यूज इन सब के लिए इनके एटॉमिक साइज से वेरी करेगी। यानी जैसे जैसे एटॉमिक साइज होगा वैसे वैसे इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। जिसका साइज बड़ा होगा वो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लेगा, जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। मतलब जो ट्रेंड है स्कैंडियम से और जिंक तक, जो ट्रेंड है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में कोई भी हमको स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, हमको कोई भी स्पेशल चीज देखने को नहीं मिलती। इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हैं वो नॉर्मली प्रोपोगेट करती हैं, नॉर्मली चेंज होती हैं। अब आती है बात सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा होगा कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्रोमियम के लिए और कॉपर के लिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, वो हाई होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर क्रोमियम एंड कॉपर आर हायर। वाई? ये हमको दिखाई दे रहा है कि क्रोमियम और कॉपर के लिए भाई ये सेकेंड, अब यहां से इसने इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बना लेगा स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 4s0। अब यहाँ पर ये एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव 3d2 4s0, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वेनेडियम 2 पॉजिटिव 3d3 4s0। यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये तो करेगा नहीं, इसको तो बहुत एनर्जी चाहिए। यहाँ पर ये रिलीज करेगा तो Mn2 पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा 3d5 4s0। अब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो Fe2 पॉजिटिव 3d6 4s0। अब 4s में सबके में क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ से कोबाल्ट 2 पॉजिटिव 3d7 4s0। यहाँ से निकल 2 पॉजिटिव 3d8 4s0, ये तो देगा नहीं। और यहाँ से जो है वो Zn2 पॉजिटिव 3d10 4s0। अब देखो यहाँ से ये बात हो गई हमारी थर्ड आयनाइजेशन से, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी।
अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें यहाँ पर ब्रेक लग गया। क्यों ब्रेक लग गया? तो यहाँ पर यही एक्सेप्शन है, यही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन मेनली कहीं भी आ सकता है, नीट में, जेई में, बोर्ड में, कहीं भी आएगा। ये क्या क्वेश्चन है कि why the second ionization enthalpy for chromium and copper are higher than other elements। अदर एलिमेंट्स की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज नॉर्मल होती है, जबकि क्रोमियम और कॉपर की जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज है वो हायर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि क्रोमियम से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कहाँ से होगा? 3d5 कॉन्फ़िगरेशन से, विच इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर 3d10 है, क्योंकि s में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर 3d5 कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो क्रोमियम के लिए वो हायर हो जाएगी। इसी तरीके से कॉपर जो है, कॉपर से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो रिलीज होगा 3d10 से, विच इज फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, और ये 3d कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, तो दोनों जगह से ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज जो हैं वो अदर एलिमेंट्स की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज से हायर होती हैं। ये एक्सेप्शन है और यही क्वेश्चन है, इसी पर जो पॉइंट आता है। ये क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि second ionization enthalpy for manganese is 2450 kilojule per mole, whereas the second ionization enthalpy for chromium is 3450 किलोजूल पर मोल। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को वैल्यूज नहीं पता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 2450 है, इसकी वो 3250 है, तो इसकी हायर क्यों है, इसकी कम क्यों है? तो सिंपल सा रीजन है, इसकी हायर इसलिए क्योंकि इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से रिलीज होगा? वो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल से रिलीज होगा, इसलिए इसको रिलीज करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए हमको। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही क्वेश्चन इस पर बन के आ सकता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर कुछ और एक्सेप्शन की, कुछ और एक्सेप्शन जैसे यहाँ पर देखें हम, कुछ और एक्सेप्शन में अगर देखें कि मैग्नीज अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या कर पाएगा इजीली? इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अदर एलिमेंट की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से हायर होगी। मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होगी, जबकि Fe की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत लो होगी। क्यों होगी? Fe की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो इसलिए होगी क्योंकि Fe में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होगा? 3d से, और 3d से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d5 4s0, जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यानी जो क्रोमियम दूसरे इलेक्ट्रॉन पर गेन कर रहा है वो Fe कौन से इलेक्ट्रॉन पर गेन करेगा? तीसरे इलेक्ट्रॉन पर, इसीलिए Fe की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। बट मैग्नीज 2 के बाद गेन कर लेगा D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी? हायर होगी। अब ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है कि द वैल्यू फॉर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज आयन इज हायर देन द वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe आयन। मैग्नीज की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू जो है आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से हायर होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैग्नीज से थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहां से जाएगा? D5 कॉन्फ़िगरेशन से जाएगा, जबकि आयरन से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किससे जाएगा? D6 कॉन्फ़िगरेशन से जाएगा, और D6 कॉन्फ़िगरेशन से वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि D6 से एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा तो क्या गेन करेगा? D5 गेन करेगा, और D5 गेन करेगा तो D5 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद जिंक आता है, इसके बाद नॉर्मल, इनके बाद ये कॉपर, कोबाल्ट और निकल, सॉरी कोबाल्ट और निकल ये नॉर्मल देंगे। इनके तो सेकंड ही हाई है तो थर्ड तो और ज्यादा हाई होंगे। फिर आता है जिंक। फॉर जिंक, जिंक के लिए भी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। जिंक के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्यों बहुत ज्यादा है? जो रीजन यहाँ पर Fe के लिए है वही, सॉरी मैग्नीज के लिए है, वही रीजन यहाँ पर इसके लिए होगा जिंक के लिए, कि जिंक और मैग्नीज की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो हायर होंगी। क्वेश्चन सब रिजेंबल कर रहे हैं। क्रोमियम के लिए, कॉपर के लिए कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पीज है? सेकंड, और मैग्नीज और जिंक के लिए कौन सी है? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। क्यों है? क्योंकि मैग्नीज से थर्ड आयन इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो D5 से निकलेगा, और जिंक के लिए जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो D10 से निकलेगा।
ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर Fe की जो थर्ड डायमेंशन एंथैल्पी है वो लो है। क्यों है? क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और D5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। अब आ जाओ स्टार्टिंग में, यहाँ स्कैंडियम के लिए भी तो भैया थर्ड डायमेंशन एंथैल्पी कम होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर D क्या हो जाएगा, 0। अब D 0 करने के लिए क्या है, D 0 हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? आर्गन के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्कैंडियम और Fe दोनों के लिए थर्ड डायमेंशन एंथैल्पी की वैल्यूज लो होंगी, मैग्नीज और Zn के लिए थर्ड डायमेंशन एंथैल्पी की वैल्यूज हायर होंगी। क्लियर है इतनी बात? ये सारी बात किससे रिलेटेड है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये सारी बात हमने कवर करी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। आगे की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आप इसको वीडियो को स्टॉप करके वीडियो को रोक करके आप इसको कैप्चर कर सकते हो, फोटो कर सकते हो, जिससे ये इजीली आपको समझ में आएगा। मेन बात क्या है, जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आएगा तो ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। सब बेकार बकवास फालतू की चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है कि बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी चैप्टर है। केवल कॉन्फ़िगरेशन का प्रोपोगेशन याद होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो याद होना चाहिए। सारा चैप्टर टिप्स पर आएगा, ठीक है। अब तक के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।